नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आइए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आलोचना की पारिभाषिक शब्दावलियों की, जो यूपीएचईएससी के पाठ्यक्रम में है। इसके दो भाग मिलेंगे। भाग एक में हम लोग कुछ शब्दों की बात करेंगे और भाग दो में शेष बचे हुए शब्दों की बात करेंगे, जो आलोचना की पारिभाषिक शब्दावलियाँ दी गई हैं यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में, जो आप में इकाई 7 है। अगर सिलेबस आपके पास होगा तो आपको पता होगा। वैसे हमारे यहाँ पेड बैच में ये सारी चीज़ें कराई जा चुकी हैं, लेकिन अलग अलग पार्ट में हैं। इसलिए कई लोगों को लगा कि सर अलग अलग है, ढूंढने में दिक्कत हो रही है, नहीं मिल रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, 2 वीडियो में आप लोगों को एक साथ उपलब्ध करा देते हैं। तो आज की इस वीडियो में भाग 1 में किसकी बात होगी, तो एकात्म मानववाद की बात हम लोग करेंगे। मानववाद, मनोमय कोश, प्रभाववाद, लघु मानव, कवि समय, मिथक, कल्पना, बिंब, फैंटेसी, अस्तित्ववाद, आधुनिकतावाद, उत्तर आधुनिकतावाद, निजंधरी कथा, अजनबीपन, संरचनावाद, विरोधाभास, विडंबना, विसंगति, अंतर्विरोध, यथार्थवाद, रूपवाद, संत्रास, विपथन और रूप। इन 25 टॉपिक पे, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, इन 25 टॉपिक पर आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। आप अंत तक जरूर बने रहें। वैसे एक साथ आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो पब्लिश किया जाए, दूसरा भाग पब्लिश किया जाए, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। हमारे यहाँ यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज भी चल रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके टेस्ट सीरीज के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं कि क्या फ़ीस है, कितनी टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, कब मिलेगी। यदि आप जुड़ेंगे तो जितनी टेस्ट सीरीज अभी तक छूटी है, 16 तारीख से शुरू की गई थी, 16 सितंबर से, तो 16 सितंबर से जितनी छूटी है वो सारी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले एकात्म मानववाद की बात करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक दार्शनिक, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे। उनके द्वारा प्रस्तुत दर्शन को एकात्म मानववाद कहा जाता है। एकात्म मानववाद जो उन्होंने शुरू किया, उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था स्वदेशी सामाजिक आर्थिक मॉडल प्रस्तुत करना, जिसमें विकास के केंद्र में मानव हो। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की योजना थी, उनका आंदोलन था। उन्होंने यह सिद्धांत शुरू किया। उपाध्याय जी ने पश्चिमी पूंजीवाद, व्यक्तिवाद और मार्क्सवादी समाजवाद दोनों का विरोध किया, लेकिन आधुनिक तकनीकी एवं पश्चिमी विज्ञान का स्वागत किया। ये पूंजीवाद और समाजवाद के मध्य एक ऐसी राह के पक्षधर थे जिसमें दोनों प्रणालियों के गुण तो हों, लेकिन उसके अतिरेक और अलगाव जैसे अवगुण न हों। पूंजीवादी और समाजवादी विचारधाराएं केवल मानव के शरीर एवं मन की आवश्यकताओं पर विचार करती हैं, इसलिए वे भौतिकवादी उद्देश्य पर आधारित हैं। जबकि मानव के संपूर्ण विकास के लिए इसके साथ साथ आत्मिक विकास भी आवश्यक है। साथ ही उन्होंने एक वर्गहीन, जातिहीन और संघर्ष मुक्त सामाजिक व्यवस्था की कल्पना की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आलोचना की प्रमुख शब्दावलियाँ। इन पर आधारित कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, कैसे प्रश्न बन सकते हैं, क्या संभावनाएं हैं प्रश्न बनने की, इस पर पूरी की पूरी एक टेस्ट सीरीज बनाकर, सिर्फ इकाई 7 पर एक टेस्ट सीरीज बनाकर आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। बाकी लेक्चर हो जाएगा आपके पास, डिटेल देख रहे हैं, फिर टेस्ट सीरीज हो जाएगा। तो इससे आने वाला जो प्रश्न होगा परीक्षा में, वह आपका नहीं छूटेगा। चाहे 2 प्रश्न आए, चाहे 3 प्रश्न आए, जो भी आए, लेकिन नहीं छूटेगा। ये पीडीएफ भी अभी आप लोगों को व्हाट्सएप पर उपलब्ध हो जाएगी, जो हमारे पेड मेंबर्स हैं। अब उसके बाद मानववाद की बात करें। जैसे एकात्म मानववाद अवधारणा किसकी है या किसने प्रारंभ किया, सीधा सा एक प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है। यह एकात्म मानववाद का उद्देश्य क्या था, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यह 2 प्रश्न एकात्म मानववाद से बन सकते हैं। मानववाद की बात करें तो मानववाद दर्शन शास्त्र के उस विचारधारा को कहते हैं जो मनुष्यों के मूल्यों और
उनसे संबंधित बातों पर ध्यान देती हैं। मानववाद में धार्मिक दृष्टिकोण और अलौकिक विचार पद्धतियों को हीन समझा गया है। मानवीय कर्म का अंतिम प्रस्थान बिंदु और संदर्भ बिंदु है। किसने कहा है? तो तजवेतन टोडोराव ने कहा है। ये कथन किसका है? ये भी आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है। यह मानववाद में किसे नकारा गया है? मानववाद में किसे हीन समझा गया है? तो सामाजिक दृष्टिकोण और अलौकिक विचार पद्धतियों को। इस तरीके का भी प्रश्न यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा सकता है। मानववाद शब्द पहली बार कहाँ पर देखने को मिला? तो मानववाद शब्द पहली बार मोंटेन के लेख में आया। किसके लेख में? ये भी एक प्रश्न आपके लिए बन सकता है। मानववाद यूरोप में पुनर्जागरण और ज्ञानोदय का परिणाम था। मानववाद किसका परिणाम था? इस तरीके का भी प्रश्न बन सकता है। तो इस पर आधारित कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, उन सारे प्रश्नों की बात हम लोग रात में लाइव कक्षा में करेंगे, या फिर लाइव कक्षा में होगा, या तो फिर देखते हैं कि इस पर आधारित एक टेस्ट सीरीज आप लोगों को जरूर दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों का अब आगे देखते हैं। अंबेडकर, रसल, टॉलस्टॉय, गांधी 20वीं सदी के महान मानववादी थे। अपने प्रारंभिक लेखन में मार्क्स भी मानववादी था। प्राचीन काल में चरवाक दर्शन में मानववाद की झलक देखी जा सकती है, जिसमें धार्मिक विचारों के बजाय मनुष्य के विवेक तथा तर्क शक्ति पर जोर दिया गया। एमएन रॉय ने अपनी वैचारिक यात्रा मार्क्सवाद से प्रारंभ करके उग्र मानववाद पर समाप्त की। तो यह है मानववाद। मानववाद से कौन कौन से लोग जुड़े हैं? मानववाद शब्द सर्वप्रथम किसके लेख में देखने को मिला? मानववाद ने किसे हीन समझा? इन सारी चीज़ों पर प्रश्न बन सकते हैं। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। आप खुद देखेंगे कि इकाई 7 में अगर टोटल आप देखें तो 60-65 टॉपिक हैं। सब पर प्रश्न तो नहीं आएगा, नहीं तो फिर इकाई 7 से ही अगर हर टॉपिक पर प्रश्न बने तो आप खुद सोचिए कि 60 से 65 टॉपिक हैं, छोटे छोटे जैसे आप देख रहे हैं टॉपिक हैं। तो अगर इन्हीं से प्रश्न बने तो 60-65 तो इन्हीं से हो गया। तो ऐसा नहीं कि हर टॉपिक पर प्रश्न बने। हाँ, कौन से टॉपिक पर बन सकता है, कैसे बन सकता है, कौन से प्रश्न बन सकते हैं, उसकी बात हम लोग टेस्ट सीरीज में करेंगे। टेस्ट सीरीज आप लोगों को जरूर मिलेगी। अब बात करें प्रभाववाद की। प्रभाववाद का संबंध किससे है? तो चित्रकला से है। यह 19वीं सदी का एक कला आंदोलन था। इसका संबंध या इसके प्रणेता लुई लेराय का नाम लिया जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ साधारण सा प्रश्न बन सकता है कि प्रभाववाद के प्रणेता कौन थे? आपका उत्तर होगा लुई लेरॉय। अब ऐसे लघु मानववाद की बात करें तो लघु मानववाद की अवधारणा विजय देवनारायण शाही ने दिया। यहाँ पर भी एकदम छोटा सा प्रश्न बन सकता है कि लघु मानव की अवधारणा किसने दी? तो विजय देवनारायण शाही ने दी। इन्होंने लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस नामक निबंध भी लिखा, जिसमें छायावाद से आगे तक के काव्य की समीक्षा की गई। लघु मानव का अर्थ संवेदनशील किंतु उपेक्षित सामान्य मनुष्य है। लघु मानव का कल्पना बोध नई कविता की विशेषता है। नई कविता ने जिस मानव की कल्पना की वह व्यापक मानव आत्मा का लघुतम बोध कहा गया। कविता किसी भी प्रकार के विराट तत्व के समक्ष मनुष्य के अस्तित्व को नष्ट नहीं करना चाहती। अब बात करें अगर मनोमय कोश की, तो भारतीय शास्त्रों में देखिए, चूंकि इसलिए हम लोग जल्दी चल रहे हैं कि 25 टॉपिक है, विस्तृत एक बार कराया जा चुका है, लेकिन एक साथ मैं दे रहा हूं ताकि फिर से आपका रिवीजन हो जाए, इसलिए दिया जा रहा है और इसीलिए थोड़ा स्पीड से कराया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय शास्त्रों में आत्मा के ऊपर चढ़े आवरण को कोश कहा जाता है, और यह कोश कितने प्रकार का होता है, यानी मनोमय कोश क्या है, या आत्मा के ऊपर चढ़े कोश कितने प्रकार का होता है? तो 5 प्रकार का होता है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इनमें से मनोमय कोश जो कि आपके पाठ्यक्रम में लिखा गया है, इन शास्त्रों में इन आवरण को इस प्रकार बताया गया है।
पहला आवरण शरीर है, दूसरा आवरण प्राण है, तीसरा आवरण मन है, चौथा आवरण बुद्धि है और पांचवा आवरण आत्मा है। यानी मनोमय कोश जो आवरण है वो कौन सा है? मन का है। मन यानी मनोमय कोश मस्तिष्क में माना जाता है। मन प्राणों से भी सूक्ष्म है, किसी का भी सहारा लिए बिना रहता है। मन इच्छा करता है, मन द्वंद्वात्मक है। मन को रुचि अरुचि, हर्ष शोक राग द्वेष सुख दुख संकल्प विकल्प होते हैं। मनोमय कोश मानसिक और भावनात्मक म्यान है जो सूक्ष्म शरीर में भी शामिल है। ये दो आवरण में समझा जाता है, बुद्धि और मन। मन में आने वाली गलत भावनाओं से बचाने वाले कोषों को मनोमय कोष कहा जाता है। आप कबीर का ये पद देखें, माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माए, मनवा तो चहु दिशा फिरे ये तो सुमिरन नाय। हमारे शरीर में 5 इंद्रियां हैं, हाथ पैर मुंह लिंग गुदा, और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख नाक कान जीभ त्वचा है। हमारा मन उपरोक्त इंद्रियों का राजा है और हमारी इंद्रियां मन के संयोग से ही काम करती हैं। गीता में भी मन को 11वीं इंद्री माना गया है जो ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के बीच नियामक का काम करता है। शंकराचार्य ने कहा है कि सबसे उत्तम तीर्थ अपना मन है जो विशेष रूप से शुद्ध किया हुआ हो। वहीं रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि जब मैं स्वयं पर हंसता हूं तो मेरे मन का बोझ हल्का हो जाता है। वही मन के ऊपर अगर कबीर की पंक्तियों पर ध्यान दें तो कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अगर मन आपका साफ है, मनोमय कोष आपका अच्छा है, तो फिर संसार की सारी चीजें आपके पीछे आएंगी। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत किया जा सकता है, वेदव्यास ने कहा है। भाई ज्ञान के द्वारा ही मन को शांत किया जा सकता है। अगर मन आपका बहुत ज़्यादा उलझन में है, ये पाने की लालसा वो पाने की लालसा, तो अगर उसके बारे में आपको ज्ञान हो गया कि ये सारी चीज़ संसार की सारी वस्तुएं नश्वर हैं, इस तरीके का अगर कुछ ऐसा मैंने उदाहरण आपको दिया है, तो इस तरीके का अगर आपको ज्ञान हो गया तो उससे मन को शांत किया जा सकता है। आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, आपके पाठ्यक्रम में ये टॉपिक है, अब आप उलझन में हैं, मन नहीं शांत हो रहा है, लेकिन जब आपको ये वीडियो मिल गया, आपको वो सारी चीज़ें मिल गई जो नहीं मिल रही थी, आपको ज्ञान मिल गया, आपका मन शांत हो जाएगा। तो वेदव्यास ने कहा कि जैसे जल के द्वारा अग्नि को शांत किया जा सकता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखा जा सकता है। मन की 5 अवस्थाएं होती हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। क्षिप्त मतलब मन की चंचल अवस्था, मूढ़ मतलब जब तमोगुण का प्रभाव अधिक होता है तो मूढ़ अवस्था कहा जाता है, सद्गुण की अवस्था होती है तो विक्षिप्त कहा जाता है, मन के ऊपर आत्मा का जब प्रभाव होता है तो एकाग्र कहा जाता है, और मन पर पूरा नियंत्रण होता है तो निरुद्ध कहा जाता है। तो ये मनोमय कोष की बात की हम लोगों ने, मन की बात हम लोगों ने की। अब बात करते हैं चेतना प्रवाह की। चेतना प्रवाह में कर्म फल की सारी व्यवस्था सुचारुतया संपन्न होती है। इस प्रकार चेतना प्रवाह में मन की भूमिका निश्चल से सचल और सक्रिय हो जाती है। इसी एहसास ने साहित्य में चेतना प्रवाह शैली को जन्म दिया, पर यह जैनेन्द्र जी के विचारगत, विश्वासगत और अंतर्निष्ठ है। यानी चेतना प्रवाह से संबंधित साहित्यकार कौन है, यह प्रश्न आपके लिए यहाँ पर बन सकता है। आपका उत्तर होगा जैनेन्द्र जी। कवि समय की अगर बात करें तो राजशेखर ने काव्य मीमांसा में कहा है कि परंपरा से चली आती हुई जिन अशास्त्रीय और अलौकिक बातों का कवि वर्णन करता है उसे कवि समय कहते हैं। आपके समझ में आ गया कवि समय किसे कहते हैं? जैसे पूर्व के कवियों के वर्णन उसी रूप में आज उपलब्ध न होने पर भी जब कोई कवि वैसा ही वर्णन करता है तो उसे कवि समय कहा जाता है। यहाँ पर आपको बताएं, जैसा कि यहाँ पर राजशेखर ने काव्य मीमांसा में कहा है
कि अशास्त्रीय और अलौकिक बातों का कवि वर्णन करता है उसे कवि समय कहा जाता है। जैसे पूर्व के कवियों का वर्णन है, उपलब्ध नहीं है। ऐसे रामचंद्र शुक्ल के बारे में आपने सुना होगा, उनकी आलोचना के बारे में सुना होगा। शुक्ल जी को हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का अनुसंधानकर्ता माना जाता है। काव्य में रहस्यवाद निबंध को आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना मानी जाती है। रस मीमांसा और चिंतामणि भाग 2 इनकी सैद्धांतिक आलोचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी का पथिकृत आचार्य भी कहा जाता है और इनकी आलोचना विधि तार्किक, विश्लेषणात्मक, निगमनात्मक है। इनकी विधि पर तेन का प्रत्यक्षवाद और विधेयवाद का प्रभाव है। यहां पर जो बात हम करने जा रहे हैं, जैसे इनकी आलोचना की दृष्टि पर रामचरितमानस का गहरा प्रभाव है। तभी तो आनंद की साधनावस्था का काव्य, आनंद की सिद्धावस्था का काव्य, इस प्रकार कविता के 2 प्रकार उन्होंने बताया। कविता के जो 2 प्रकार उन्होंने बताया है, आनंद की साधनावस्था का काव्य और आनंद की सिद्धावस्था का काव्य। भाई आपकी इकाई 7 में आप देखेंगे तो ये टॉपिक है कि आनंद की सिद्धावस्था और साधनावस्था इकाई 7 में ही है। आलोचना की प्रमुख जो शब्दावलियां हैं उन्हीं में है और ये रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि पर, जैसा कि आलोचना दृष्टि पर मैंने बताया कि रामचरितमानस का गहरा प्रभाव है कि देखिए उनकी रुचि लोक मंगल में है, ना कि अलौकिक या आध्यात्मिक आनंद में। उन्होंने रसवाद को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति हृदय के लोक हृदय में लीन होने की अवस्था ही रसदशा है। और तभी उन्होंने कविता के 2 प्रकार बताए, आनंद की साधनावस्था और आनंद की सिद्धावस्था। खैर उस पर हम लोग चर्चा आगे करेंगे भाग 2 में। कवि समय के 3 भाग हैं, स्वर्ग, पातालीय और भौम। भौम कवि समय के 4 भेद हैं, जाति रूप, द्रव्य रूप, क्रिया रूप और गुण रूप। कितने प्रकार हैं कवि समय के, यह आपको ध्यान देना है। कवि समय के कितने भाग हैं? 3। भौम कवि समय के कितने भेद हैं? 4। इन भेदों को भी आपको ध्यान में रखना है। उपरोक्त भेदों में भी 3 भेद हैं, सत, असत और नियम। तो कुल मिलाकर भौम कवि समय में कुल 12 रूप हुए। तो ये बात की हम लोगों ने कवि समय की। अब बात करते हैं मिथक की। ऐसा आख्यान जिसमें कोई ना कोई तर्क हो, मिथक कहलाता है। हिंदी में मिथक के लिए पुरावृत्त, पुराकथा, कल्प कथा, देव कथा, धर्म कथा, पुराण कथा, पुराख्यान आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। सामान्य रूप से मिथक का अर्थ है ऐसी परंपरागत कथा जिसका संबंध अति प्राकृतिक घटनाओं और भावों से होता है। मिथक मूलतः आदिम मानव के समष्टि मन की सृष्टि है जिसमें चेतन की अपेक्षा अचेतन प्रक्रिया का प्रधान होता है। ये किसने कहा है? तो ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। जो कथन है, इन कथनों पर भी आपको ध्यान देना है कि किसका कथन है। डॉक्टर नगेंद्र ने मिथक के 2 वर्ग किए, प्राकृतिक मिथक और धार्मिक मिथक। ये भी आपके लिए यहाँ पर देखें तो एक महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है कि किसने मिथक के 2 वर्ग किए हैं, या प्राकृतिक मिथक और धार्मिक मिथक में किसने बांटा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने बांटा है। पुनः धार्मिक मिथक को उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया, उपास्य देवों के स्वरूप से संबंध मिथक और कर्मकांड संबंधी मिथक। यहाँ पर मैंने ग्राफ के माध्यम से दे दिया है ताकि आप लोगों को चीज़ें याद हो जाएं। डॉक्टर नगेंद्र ने मिथक को 2 वर्गों में विभाजित किया, प्राकृतिक मिथक और धार्मिक मिथक। धार्मिक मिथक को 2 भागों में विभाजित किया, उपास्य देवों के स्वरूप से संबंध मिथक और कर्मकांड संबंधी मिथक। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे मैंने ब्रैकेट में डॉक्टर नगेंद्र लिख दिया है, तो इससे चीज़ें आपको याद रहेंगी। बच्चन सिंह ने रेनेवेलेक का उदाहरण देते हुए कहा है कि मुख्यतः मिथक से 5 तत्वों को साहित्य में ग्रहण किया जा सकता है: अति प्राकृतिक तत्व, अनुष्ठान, आख्यान, बिंब और प्रतीक। ये बच्चन सिंह ने कहा। तो बच्चन सिंह ने जो रेनेवेलेक का उदाहरण दिया है और उन्होंने कहा कि 5 तत्वों को साहित्य में ग्रहण किया जा सकता है, इन 5 तत्वों में
अगर हम साहित्य की रचनाओं में देखें, कुछ प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर हमको ये तत्व देखने को मिलेंगे। इनमें से कुछ तत्व जैसे मैंने लिख दिया है, ताकि बताएंगे तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को याद रहे या ना रहे, इसलिए मैंने PDF में ही लिख दिया है, ताकि PDF जब भेजें तो सारी चीज़ आप लोगों के पास हो जाए। जैसे जयशंकर प्रसाद की कामायनी में अति प्राकृत तत्व के साथ अनुष्ठान भी ग्रहण किए गए हैं। निराला के राम की शक्ति पूजा में भी यही स्थिति है। अनुष्ठानों का प्रयोग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों में अधिक हुआ है। जिसे बाणभट्ट की आत्मकथा में जो अघोर भैरव है, अघोर भैरव की अवधारणा एक क्या है, अनुष्ठान है। तो वहीं जो महावराह है, महावराह एक प्रतीक कथा बिंब है। मुक्तिबोध की कविताओं में मिथकीय प्रतीक और बिंब बहुतायत में है। धर्मवीर भारती और कुंवर नारायण की कविताओं में भी मिथक को आधार बनाया गया है। अकल्पना प्रस्तुत करना ही मिथक का मूल उद्देश्य है, विद्यानिवास मिश्र ने कहा। काव्य को मिथक और मिथक को काव्य रिचर्ड्स ने माना। मिथक का संबंध प्रकृति से ना होकर समाज से है, दुर्खिम ने कहा। मिथक स्वप्न का सजातीय है जो इच्छापूर्ति का विधान है, फ्रायड ने कहा। भाषा का आविर्भाव मिथक से हुआ, हर्डर ने कहा। मिथक भाषा विज्ञान की मंजिल है, विको ने कहा। मिथक भाषा का रोग है, मैक्स मुलर ने कहा। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जितने जो तथ्य लिखे गए हैं, जो 7 तथ्य आप देख रहे हैं, अक्सर परीक्षाओं में इनसे पूछे जाते हैं। अक्सर परीक्षाओं में ये तथ्य आपको तथ्य देखने को मिलेंगे। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर या केवल हमारे व्यूवर्स हैं, तो ज़रूर आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो इससे ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। अब आगे हम बात करते हैं कल्पना की, इमेजिनेशन, अंग्रेजी में जिसे इमेजिनेशन कहा जाता है। पूर्व अनुभूतियों की पुनर्योजना से अपूर्व की अनुभूति उत्पन्न करने की क्रिया या शक्ति को कल्पना कहते हैं, ऐसा हिंदी साहित्य कोश में कहा गया है। कॉलरिज के अनुसार कल्पना वह शक्ति है जो बहिर्जगत और अंतर जगत का सफल संयोजन करती है। इन्होंने कल्पना को 2 भागों में विभाजित किया, प्राथमिक कल्पना और गौड़ कल्पना। किसने? तो कॉलरिज ने। यहाँ पर इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। किसके अनुसार? तो कॉलरिज के अनुसार कल्पना 2 प्रकार की होगी, प्राथमिक कल्पना और गौड़ कल्पना। कल्पना पर सर्वप्रथम विचार किसने दिया? तो सर्वप्रथम विचार एडिसन ने दिया। ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप जरूर इस चीज़ को लिख लें। प्लेटो ने कल्पना को फैंटेसिया और यथार्थ को आभास कहा। कल्पना मूर्ति विधान करने वाली शक्ति है, मूर्ति विधान करने वाली शक्ति है। हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एडिसन की रचना द प्लीजर्स ऑफ इमेजिनेशन का हिंदी में अनुवाद किया। किस नाम से? तो कल्पना का आनंद नाम से किया है उन्होंने। कल्पना मूर्ति विधान करने वाली शक्ति है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो इसे आप लोग जरूर ध्यान दीजिए। वहीं कल्पना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो एडिसन ने किया है। कॉपी पेन हो तो इसे भी आप लिख लें। हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, मैंने आपको बताया कि जो ये एडिसन की रचना है, जिन्होंने कल्पना पर सर्वप्रथम विचार किया है, एडिसन की जो रचना है द प्लीजर्स ऑफ इमेजिनेशन, उसका हिंदी में उन्होंने अनुवाद किया है कल्पना का आनंद नाम से। तो इसलिए इसे आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, कल्पना का आनंद नाम से किसने किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कल्पना मात्र कवि के लिए ही आवश्यक नहीं है, बल्कि काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। मानसिक रूप विधान ही कल्पना है। शुक्ल जी ने कल्पना के 2 भेद माना है, विधायिका कल्पना और ग्राहिका कल्पना। इसे भी आप लिख लें कि विधायिका कल्पना और ग्राहिका कल्पना, इसके नाम से किसने विभाजित किया है या किसने 2 भेद माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। जहाँ तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात है, जब साधारणीकरण आप पढ़ते हैं उसके ऊपर भी साधारणीकरण की व्याख्या में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने एक नई अवधारणा दी।
रसात्मकता की मध्यम कोटि का भी जिक्र जब साधारणीकरण की बात आती है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है, जो इस बात की व्याख्या करता है कि कभी कभी कुछ रचनाओं में नायक के विरोधी पक्ष के प्रति सहानुभूति क्यों उत्पन्न होने लगती है। इसीलिए आप देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कई बार परीक्षा में प्रश्न भी आया है कि विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में, जो वीडियो दिया जा चुका है उसमें आप लोगों को बताया जा चुका है। कल्पना ही काव्य या साहित्य का एकमात्र नियामक तत्व है, ये कथन किसका है, तो नंद दुलारे वाजपेयी का है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, आप लिख लीजिए। नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद में अनुभूति और कल्पना नामक जो लेख लिखा, उसमें उन्होंने कहा है कि कल्पना ही काव्य या साहित्य का एकमात्र नियामक तत्व है। अब बात करें बिंब की, इमेज की बात करें, तो यहाँ पर जब बिंब की बात करते हैं तो शब्दों के माध्यम से निर्मित चित्र ही बिंब है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, क्या कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने, तो ध्यान दीजिए, काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है, जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है। किसने कहा है, तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। भाई देखिए, डॉक्टर नगेंद्र का अगर हम योगदान की बात करें तो इनका तो मूल योगदान छायावाद के महत्व की स्थापना से शुरू होकर वैश्विक साहित्य शास्त्र के निर्माण के प्रयास तक विस्तृत है। ये पाश्चात्य आलोचक आई.ए. रिचर्ड्स और क्रोचे से प्रभावित हैं। कौन, तो डॉक्टर नगेंद्र। इनकी रचना है आलोचना की अवस्था, शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। और डॉक्टर नगेंद्र ने तो यहाँ तक माना है काव्य के 3 तत्व, भाव, कल्पना और बुद्धि, इसी को उन्होंने महत्वपूर्ण माना है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण भाव को माना है। तो इन्होंने पहली पुस्तक किस पर लिखी थी, सुमित्रानंदन पंत पर इन्होंने लिखा था। हेलो, अभी क्लास के बाद बात करते हैं आपसे। इन्होंने पहली पुस्तक सुमित्रानंदन पंत पर लिखी, इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ठीक ठिकाने की पुस्तक कहकर प्रशंसित किया है। किसने, तो डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा था। तो इनका अगर हम देखें तो योगदान तो खैर छायावाद के महत्व की स्थापना से ही शुरू हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि शब्द बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है। वहीं C.D. लेविस ने कहा कि बिंब शब्दों से निर्मित आकृति है। वहीं केदारनाथ सिंह की बात करें तो इन्होंने कहा कि काव्यगत बिंब वह शब्द चित्र है जो इंद्रिय गुणों से अनिवार्य रूप से समन्वित होता है। डॉक्टर नगेंद्र ने बिंब का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार किया, 5 भागों में विभाजित किया, और हर भाग में आप देखेंगे जैसे इंद्रिय आधार पर उन्होंने कहा कि 5 प्रकार के बिंब होंगे, दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, स्पर्श बिंब, गंध बिंब, स्वाद बिंब। सर्जक कल्पना के आधार पर उन्होंने कहा बिंब 2 प्रकार के होंगे, स्मृति बिंब और कल्पित बिंब। प्रेरक अनुभूतियों के आधार पर उन्होंने कहा कि बिंब 4 प्रकार के होंगे, सरल बिंब, मिश्रित बिंब, जटिल बिंब, पूर्ण बिंब। काव्यार्थ दृष्टि के आधार पर उन्होंने कहा कि बिंब 2 प्रकार का होगा, एकल बिंब और संश्लिष्ट बिंब। काव्य दृष्टि परक आधार पर उन्होंने कहा बिंब 2 प्रकार का होगा, वस्तु परक बिंब और स्वच्छंद बिंब। तो यहाँ पर इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें कि डॉक्टर नगेंद्र ने बिंब का वर्गीकरण कितने भागों में किया। यहाँ पर आप लिख लें डॉक्टर नगेंद्र, ताकि आप स्क्रीनशॉट लें तो पूरा का पूरा आपके पास आ जाए। ये डॉक्टर नगेंद्र का वर्गीकरण है बिंब का, इंद्रिय आधार पर, सर्जक आधार पर, प्रेरक अनुभूति आधार पर, काव्यार्थ दृष्टि आधार पर और काव्य दृष्टि परक आधार पर। इंद्रिय आधार पर 5 हैं, सर्जक आधार पर उन्होंने कहा कि 2 हैं, प्रेरक अनुभूति आधार पर उन्होंने कहा बिंब 4 प्रकार के होंगे, काव्यार्थ दृष्टि के आधार पर उन्होंने कहा बिंब 2 प्रकार के होंगे, काव्य दृष्टि परक के आधार पर कहा उन्होंने कि बिंब 2 प्रकार के होंगे।
तो इस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अन्य विद्वानों ने इस प्रकार से विभाजित किया, जैसे स्वरूप की दृष्टि से कहा कि 5 प्रकार के होंगे: सरल बिंब, जटिल बिंब, अमूर्त बिंब, तात्कालिक बिंब, संयुक्त बिंब। इंद्रिय बोध की दृष्टि से बताया गया सूक्ष्म बिंब, स्थूल बिंब और संवेदनात्मक बिंब। ग्राहेंद्रिय की दृष्टि से बताया गया कि प्रतीकात्मक, रूपात्मक और विज्ञानात्मक बिंब होंगे। प्रेरक अनुभूति की दृष्टि से कहा गया कि सरल, मिश्रित, खंडित और समकालिक बिंब होंगे। अभिव्यंजना की दृष्टि से कहा गया प्रत्यक्ष और अलंकृत बिंब होंगे। काव्यार्थ दृष्टि से बताया गया एकल और संश्लिष्ट बिंब होंगे। बिंब के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बिंब के प्रमुख 4 तत्व होंगे: अनुभूति, भाव, आवेग, इंद्रियता। अगर कॉपी पेन है तो आप जरूर लिख लें, जो आपको एक साथ इस वीडियो में सारी चीजें मिलती जा रही हैं। आदिम बिंब, इसके अलावा आदिम बिंब होता है। कहानी में ऐसे बिंब हैं, कामायनी में ऐसे बिंब आपको आदिम बिंब मिलेंगे। वहीं पौराणिक बिंब की बात करें तो सूरदास, तुलसीदास के रचनाओं में आप देखेंगे तो पौराणिक बिंब मिलेंगे। निजंधारी बिंब किसे कहते हैं, निजंधारी कथा किसे कहते हैं? जादू, मंत्र, टोना टोटका, इस पर आधारित जो कथाएं हैं वो निजंधारी कथाएं कहलाती हैं। तो निजंधारी कथा भी आपके पाठ्यक्रम में है। तो निजंधारी कथा मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। वैसे इस पर प्रश्न बनने की कोई ऐसी संभावना नहीं है। हाँ, या इस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सी रचना निजंधारी कथा के आधार पर है? तो ऐसी रचनाएं पूछी जा सकती हैं जिसमें जादू, टोना टोटका पर आधारित हों। या निम्न में से किस रचना में निजंधारी कथा नहीं है या निजंधारी कथा है? तो बहुत सारी रचनाएं साहित्य में हैं जिसमें जादू, टोना टोटका की बात की गई है। तो कहीं कहीं पर आपको ये चीज़ें मिलेंगी। अब बात फैंटेसी की करें, यानी फैंटेसी जिसका अर्थ होता है अवास्तव या अमूर्त को दृश्य बनाना, यह है फैंटेसी। यह मनोविज्ञान का शब्द है। इसका संबंध स्वप्न और अवचेतन मन में घटित होने वाली घटनाओं को विघटित और बेतरतीब बिंबावलंबियों से है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में इसका सामान्य अध्ययन किसने किया? तो सिगमंड फ्रायड ने किया, अल्फ्रेड एडलर ने किया, कार्ल जुंग ने किया। ऐसी कल्पना जो तर्क सिद्ध नहीं है और एक प्रकार की रहस्यात्मक अंतर्दृष्टि का परिणाम है, फैंटेसी कही जा सकती है। अगर हम हिंदी में बात करें कि हिंदी रचनाओं की अगर बात करें तो हिंदी में फैंटेसी का सबसे अधिक प्रयोग अगर हम देखें तो किसने किया है? मुक्तिबोध ने किया है। किसने किया? मुक्तिबोध ने किया है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। मुक्तिबोध ने कहा है कि फैंटेसी मन की निगूढ़ वृत्तियों का, अनुभूत जीवन समस्याओं का और इच्छित जीवन स्थितियों का प्रक्षेप है। मुक्तिबोध ने कहा है। मुक्तिबोध, अगर हम आलोचकों में मुक्तिबोध का नाम लें तो मुक्तिबोध आलोचकों के रूप में ऐसे ही मनुष्य की खोज पर बल देते हैं। व्यवहारिक समीक्षा में मुक्तिबोध ने प्रसाद की कामायनी, त्रिलोचन की धरती, भारत भूषण अग्रवाल की वो प्रस्तुत मन, धर्मवीर भारती का अंधा युग, दिनकर की उर्वशी, इन सब की समीक्षाएं मुक्तिबोध ने लिखी है। और सबसे अधिक फैंटेसी का प्रयोग मुक्तिबोध ने ही किया है। आगे देखें तो मुक्तिबोध ने यह भी कहा है कि कवि की यह फैंटेसी भाषा को समृद्ध बना देती है, उसमें नए अर्थ अनुषंग भर देती है, शब्द को नए चित्र प्रदान करती है और इस प्रकार कवि भाषा का निर्माण करता है, विकास करता है। वह निसंदेह महान कवि है। मुक्तिबोध की रचना अगर आप ब्रह्मराक्षस देखें तो ये मुक्तिबोध की यथार्थवादी दृष्टि से प्रेरित एक महत्वपूर्ण कविता है जिसमें सुंदर फैंटेसी विधान आपको मिलेगा। अब बात करते हैं अस्तित्ववाद की। जब यहां पर अस्तित्ववाद की बात की जाती है तो एक चीज आपको ध्यान देना है
कि इसके प्रवर्तक कौन है। अस्तित्ववाद पर अक्सर ये चीज पूछा जाता है कि अस्तित्ववाद के प्रवर्तक कौन है। तो इसके प्रवर्तक हैं सारन कीरकेगार्ड। इनके अलावा अस्तित्ववादी कुछ विचारक इस प्रकार हैं, जैसे नीत्शे हैं, हेडगर हैं, जेस्पर्स हैं, ग्रेवियल मार्सन है, जयापाल सात्र हैं, अल्बर्ट कामू हैं। ये सब अस्तित्ववादी समीक्षक हैं। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का अस्तित्व प्रमुख है, उसके विचार या सिद्धांत गौण है। प्रत्येक सिद्धांत व्यक्ति की अपनी दृष्टि की उपज है, अतः वह व्यक्ति सापेक्ष है। इसलिए किसी भी सिद्धांत को सार्वभौमिक एवं सार्वजनिक नहीं माना जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है। अस्तित्ववादी जो होते हैं ईश्वर, परलोक, पुण्य पाप, भाग, कर्म फल आदि पर विश्वास नहीं करते हैं। जो अस्तित्ववादी होते हैं, तो यहाँ से एक प्रश्न आपके लिए सामने आता है, अस्तित्ववादियों के गुण कौन कौन से हैं या कौन कौन से नहीं हैं। इस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है। यह अस्तित्ववादी किस में विश्वास करते हैं, किस में विश्वास नहीं करते हैं। देखिए, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, अगर आप इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये भी जानना आपके लिए जरूरी है कि किस तरीके के प्रश्न इस पर बन सकते हैं। अस्तित्ववादी सिद्धांत की अवधारणाएं हिंदी साहित्य की प्रयोगवादी और नई कविता में भी मिलती हैं। अज्ञे, मुक्तिबोध, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, शांता सिन्हा के काव्य में निराशा, कुंठा, उन्मुक्त, भोग, पीड़ा, अनास्था, नास्तिकता इसी दर्शन की देन है। किरकेगार्ड का मानना है कि महान से महान व्यक्ति की महानता भी संदिग्ध रह जाती है यदि वह अपने निर्णय को अपनी अंतरात्मा के सामने स्पष्ट नहीं कर लेता। वहीं दस्तावेवस्की ने कहा है कि यदि ईश्वर के अस्तित्व को मिटा दें तो फिर सब कुछ करना संभव है। वहीं प्रोफेसर ब्लैकहोम ने कहा है कि अस्तित्ववाद सद्भावना या सत्तावाद का दर्शन है। प्रमाणित तथा स्वीकार करने और सत्ता का विचार करने तथा तर्क करने को न मानने का दर्शन है। अस्तित्ववाद का केंद्रीय विषय क्या है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अस्तित्ववाद का केंद्रीय विषय है मानव जीवन पद्धति, मानवीय समस्याएं। यह अस्तित्ववाद का केंद्रीय विषय है। कालांतर में आप देखेंगे कि जो अस्तित्ववाद है, अस्तित्ववाद की दो धाराएं हो जाती हैं। अभी तो हम लोगों ने देखा कि ईश्वर में विश्वास नहीं है, लेकिन आगे चलकर यही अस्तित्ववाद दो धाराओं में बढ़ जाता है। पहली धारा अगर हम देखें तो ईश्वरवादी अस्तित्ववाद, ईश्वरवादी, और दूसरा अनीश्वरवादी। पहले तो केवल ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अब कालांतर में हम देखें तो ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी दो धाराओं में अस्तित्ववाद बट गया। थोड़ा यहाँ पर समझिएगा, अगर आप 1 मिनट समय देंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। ईश्वरवादी अस्तित्ववाद की अगर बात करें तो उसमें सोरेन किरकेगार्ड हैं, ग्रेवियल मार्शल हैं। वही अनीश्वरवादी की अगर बात करें तो मार्टिन हाइडेगर हैं, जयापाल सात्र हैं, अल्बर्ट कामू हैं, ये सारे लोग अनीश्वरवादी में हो गए। दो गुटों में बट गया अस्तित्ववाद। नीत्शे के अनुसार ईश्वर मर चुका है। सात्र कहते हैं संघर्ष में ही मानव जीवन की गति मानते हैं सात्र। हिंदी साहित्य में आपने अज्ञे को पढ़ा होगा। अज्ञे हिडेगर के ज्ञान बोध संपन्न मनुष्य के होने की स्थिति के ज्यादा करीब है। वही निर्मल वर्मा को आपने पढ़ा होगा। छात्र जो ये मानते हैं कि संघर्ष में ही मानव जीवन की गति होती है, निर्मल वर्मा छात्र के कर्मगत चुनाव के द्वंद्व दुविधाओं के संसार में ज़्यादा गहरा उतरते हैं। इसी प्रकार अज्ञे के साहित्य में अस्तित्ववाद, सांस्कृतिक आत्मबोध उपलब्ध कराने वाले प्रामाणिक मनुष्य की खोज कराने के लिए जाने जाते हैं। यानी सांस्कृतिक आत्मबोध, अस्तित्ववाद का सांस्कृतिक आत्मबोध उपलब्ध उनकी रचनाओं में है। निर्मल वर्मा के साहित्य में अगर देखें तो ये सांस्कृतिक आत्मबोध है, यह सभ्यता मूलक परिप्रेक्ष्य में स्वतंत्रता की संभावनाओं से उपजा अंतर्द्वंद की जमीन के रूप में है।
अज्ञे की अगर रचनाओं पर आप देखें, रचनाओं को देखें, तो उसमें अस्तित्ववादी दर्शन के 3 भिन्न भिन्न रूप आपके सामने आते हैं। जैसे अपने अपने अजनबी उपन्यास को आप पढ़िए, वहां अस्तित्ववादी दर्शन आपको मिलेगा। असाध्य वीणा आप पढ़िए, लंबी कविता जो है, उसमें अस्तित्ववादी दर्शन मिलेगा। उत्तर प्रियदर्शी नाटक पढ़िए, वहां पर भी अस्तित्ववादी दर्शन मिलेगा। एक बूंद कविता पढ़िए, वहां पर भी अस्तित्ववादी दर्शन मिलेगा। शेखर एक जीवनी पढ़े तो उससे यह स्पष्ट होता है, शेखर एक जीवनी से, कि अज्ञे मनुष्य में स्वतंत्र चुनाव की संभावनाओं को व्यक्तित्व के विशिष्ट रूप से उपजी वस्तु की तरह देखते हैं। अगर आप शेखर एक जीवनी पढ़ेंगे तो वहाँ सब पर आपको यह पता हो जाएगा कि जो अज्ञेय हैं वो क्या मानते हैं, मनुष्य में स्वतंत्र चुनाव की संभावनाएं, जो स्वतंत्र चुनाव की संभावनाएं होती हैं, उन संभावनाओं को व्यक्तित्व के विशिष्ट रूप से उपजी वस्तु की तरह देखते हैं अज्ञेय जी। जैसा कि शेखर में देखा गया है, स्वतंत्र चुनाव करता है, जो भी संभावनाएं होती है उसका स्वतंत्र चुनाव करता है। वहीं निर्मल वर्मा के साहित्य में अगर आप देखें तो अस्तित्व का संकट आधुनिक परिवेश से जुड़ा है, और यह संकट मनुष्य को सोते से जगाकर अपने आप को खोजने की जरूरत से जुड़े चुनाव के लिए खड़ा कर देता है। यहाँ अपने होने का अर्थ खोजने के सिवाय मनुष्य के पास कोई विकल्प नहीं बचता है, निर्मल वर्मा की रचनाओं में। तो इस तरह अगर हम देखें तो अस्तित्व का संकट निर्मल वर्मा के साहित्य में सभ्यता के बुनियादी संकट से उपजता है, जहां मनुष्य को खुद को चुनना पड़ता है ताकि वह नष्ट होने से बच सके। चाहे वो 1.5 इंच ऊपर का नायक हो या परिंदे की नायिका, या अंतिम अरण्य में आखिरी सफर की तैयारी के लिए आत्म की ओर मुड़ा प्रामाणिक मनुष्य हो। इसीलिए एक साक्षात्कार में निर्मल वर्मा ने कहा है कि परंपरा खुद को जगाने का रास्ता है, जो संस्कृति से सभ्यता तक आता है और हमें ऐसी स्थिति में ले जाता है जहां हम अपने लिए स्वतंत्र होकर चुनाव कर सकते हैं। तो खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा ऐसे समय हो जाएगा आपका। अस्तित्ववादी के दर्शन और कौन कौन से हैं, जैसे व्यक्तिगत मूल्यों और प्रयासों को महत्व दिया जाना। अस्तित्ववाद व्यक्तिगत मनुष्य की स्वतंत्रता एवं मुक्ति पर बल देता है, मुक्ति असीमित है। अस्तित्ववाद सर्वश्रेष्ठता के अंतर्युद्ध से उठकर नैतिक बनकर साथ रहने पर बल देता है। अस्तित्ववाद मनोविश्लेषणात्मक विधियों को अपनाने में विश्वास करता है। अस्तित्ववाद मानव के अस्तित्व में विश्वास करता है। आत्मानुभव को महत्व देने के कारण अस्तित्ववाद अनुभववाद और तत्वमीमांसा से संबंध दर्शन है, पर दायित्व बोध पर जोर देने के कारण उसका अपना एक आंतरिक नैतिकवाद है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को आपने सुना ही है, पढ़ा भी होगा। उनकी एक पुस्तक है हमारी संस्कृति, चाहे आपको ना पता हो लेकिन जरूर लिख लें अगर नहीं पता है। हमारी संस्कृति पुस्तक किसकी है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की है, हमारी संस्कृति। उस रचना में भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने भी अस्तित्ववाद को बताया है। उन्होंने कहा कि अस्तित्ववाद अस्तित्व के अर्थ और मूल्यों का अध्ययन करने की चेष्टा करता है। अस्तित्ववाद के बारे में हमारी संस्कृति रचना में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा है कि अस्तित्ववाद अस्तित्व के अर्थ और मूल्यों का अध्ययन करने की चेष्टा करता है। वहीं कीर्केगार्ड से कामू तक एक और रचना का नाम अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, योगेंद्र शाही की रचना है। योगेंद्र शाही की रचना है कीर्केगार्ड से कामू तक। कीर्केगार्ड से कामू तक योगेंद्र शाही की रचना है। योगेंद्र शाही ने अपनी इस रचना कीर्केगार्ड से कामू तक में अस्तित्ववाद को स्वचिंतन का सिद्धांत बताया है। स्वचिंतन का सिद्धांत किसने बताया है, तो योगेंद्र शाही ने बताया है अपनी किस रचना में, कीर्केगार्ड से कामू तक।
तो ये तो बात हम लोगों ने की, इसकी अस्तित्ववाद की। अब अस्तित्ववाद में कुछ और चीज़ें हैं, जैसे अस्तित्ववाद से परिवेशगत परिवर्तनों के कारण उद्भूत हुई मानवीय अनुभूतियाँ कौन कौन सी हैं? अकेलापन, शून्यता बोध, विसंगति बोध, निराशा, संतरास, अलगाव, ये सारी चीज़ किससे निकलती हैं? अस्तित्ववाद से, जो कि आपके पाठ्यक्रम में हैं। उसकी बात अभी हम लोग आगे करेंगे। अलगाव, संतरास, विसंगति बोध, अकेलापन, शून्यता बोध, निराशा, ये सारी चीज़ जो प्रेरक मनोभाव हैं, या ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इनमें से प्रेरक मनोभाव कौन से हैं या कौन से नहीं हैं। तो अस्तित्ववाद में मानवीय अनुभूतियों के परिणाम स्वरूप उभरे चिंतन विषय जो अस्तित्ववादी दर्शन के चिंतन बिंदु हैं वो इस प्रकार हैं: मानव, जगत, ईश्वर, मानव स्वतंत्रता, उत्तरदायित्व, मृत्युबोध, वर्ण की सभ्यता समस्या, कर्म और संघर्ष, क्षणवाद। अब बात करेंगे आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिकतावाद की। आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिकतावाद की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। आधुनिकतावाद का प्रारंभ प्रथम विश्व युद्ध से माना जाता है। साहित्य के क्षेत्र में आधुनिकतावाद बोध का प्रश्न परिस्थितियों के दबाव पर निर्भर करता है। कोई भी संवेदनशील कवि जब अपने परिवेश का दबाव अनुभव ही नहीं करता, उसे भोगता भी है, अनुभव ही नहीं करता बल्कि उसे भोगता भी है। इससे उसकी संपूर्ण चेतना विक्षुब्ध हो जाती है। ऐसी स्थिति में उसकी प्रतिक्रिया नवीन उभार के रूप में आती है और आधुनिकता बोध का जन्म होता है। पहले विश्व युद्ध के बाद लगभग आधी सदी तक यह प्रवृत्ति अंग्रेजी और अमेरिकन साहित्य में देखने को मिलती थी। आधुनिकतावाद पारंपरिक मूल्यों, मान्यताओं, साहित्य की नवशास्त्रवादी दृष्टि पर प्रश्न चिन्ह लगाता है तथा वर्तमान की स्वीकृति और समीक्षा के नए सोपान प्रस्तुत करता है। आधुनिकतावाद परंपरा और इतिहास का स्वचेतना का प्राश्रय होता है, इसलिए उसमें परंपरा की स्वीकृति न होकर परंपरा के प्रति अवमानना और नकार है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से उत्पन्न सामाजिक परिवर्तनों की उसमें स्वीकृति है। आधुनिकतावाद की कुछ मान्यताएं हैं, जैसे वैज्ञानिक बुद्धिवाद, स्वेच्छावाद, जनतंत्रीकरण। ये आधुनिकतावाद की मान्यताएं हैं। आधुनिकतावाद की मान्यताएं कौन कौन सी हैं? तो इस तरीके से यहाँ से प्रश्न बन सकता है। आधुनिकतावाद के कुछ भारतीय मत इस प्रकार हैं, जैसे डॉक्टर नगेंद्र ने कहा, ये जो कथन यहाँ पर दिए जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, इनका स्क्रीनशॉट जरूर आप लोग ले लिया करें। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि आधुनिक शब्द का सामान्यतः 3 अर्थों में प्रयोग होता है: समय सापेक्ष, नए का वाचक, जीवन दर्शन का वाचक। यह डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि आधुनिक शब्द का जो प्रयोग होता है वो 3 अर्थों में होता है: समय सापेक्ष, नए का वाचक, जीवन दर्शन का वाचक। 1, 2, 3 आप नंबरिंग कर लें, लिखना चाहें तो लिख लें। वहीं गिरिजा कुमार माथुर की बात करें तो इन्होंने कहा कि आधुनिकता परिवर्तित भावबोध की वह स्थिति है जिसका प्रादुर्भाव यांत्रिक तथा वैज्ञानिक विकास क्रम के वर्तमान बिंदु पर आकर हुआ है। रामस्वरूप चतुर्वेदी का वहीं पर कथन है कि आधुनिकता इतिहास की सजग और सचेतना प्रतीत है और उस इतिहास चक्र को द्रुततर चलाने की चेष्टा है। वहीं रामधारी सिंह दिनकर ने क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि आधुनिकता एक प्रक्रिया का नाम है और यह प्रक्रिया अंधविश्वास से बाहर निकालने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया नैतिकता से उदारता बरतने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया बुद्धिवादी बनाने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया धर्म के सही रूप पर पहुंचने की प्रक्रिया है। तो रामधारी सिंह दिनकर का क्या मानना नहीं है? आधुनिकतावाद के बारे में उनका कौन सा कथन नहीं है? इसे पॉइंट 1, 2, 3, 4 करके भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा। यहाँ से ये आपका पहला पॉइंट ये हो गया, आपका दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट, फिर यहाँ से आपका ये चौथा पॉइंट, यहाँ से हो गया आपका 5वां पॉइंट। 5 पॉइंट में आप इसे लिख सकते हैं। तो किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं, किसने क्या कहा है, इस पर आधारित कैसे प्रश्न बनेंगे, सारी चीज़ आपको बताते चल रहे हैं। साथ में टेस्ट सीरीज, एक पूरी टेस्ट सीरीज इकाई 7 पर ही आप लोगों को देंगे। वहीं जगदीश गुप्त ने कहा कि आधुनिकता का अर्थ मेरे निकट पुरातन को गाली देना नहीं है, वरन
सारग्रहिणी तत्व के साथ साथ विगत सांस्कृतिक समृद्धि को आत्मसात करते हुए मानव की वर्तमान नियति एवं उसके भावी विकास के प्रति अपने दायित्व का विशिष्ट एवं सक्रिय अनुभव करना है। पाश्चात्य विचारक डेनियल लर्नर ने अपनी पुस्तक द पैसिंग ऑफ ट्रेडिशन सोसाइटी में कहा है कि यह मस्तिष्क की स्थिति है, प्रगति की अपेक्षा वृद्धि की और सुझाव है और परिवर्तन के अनुरूप अपने को ढालने की तत्परता है। यह डेनियल लर्नर ने कहा है। इसके अलावा भारतीय साहित्य में आधुनिकतावाद से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आधुनिक काल में प्रसिद्ध हिंदी कवियों में अज्ञेय की कविता कुकुरमुत्ता से होते हुए मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, राजकमल चौधरी, कुंवर नारायण, लीलाधर जगूड़ी, ज्ञानेंद्र पति की कविताएं या रचनाओं में आधुनिकता मिलती है। कहानी में आधुनिकता का प्रारंभ अगर देखें तो प्रेमचंद की कहानी कफन से माना जा सकता है, क्योंकि इसमें परंपरावादी ढांचे को तोड़कर उस समय के यथार्थ परिवेश का चित्रण हुआ है। कहानी की ही तरह नाटक में भी आधुनिकता के अस्पष्ट रूप अगर हम देखें तो भुवनेश्वर के एकांकी कारवां में दिखाई देता है। आधुनिकता अगर उपन्यासों में देखें तो निर्मल वर्मा का वह दिन है, मोहन राकेश का अंधेरे बंद कमरे है, अज्ञेय का अपने अपने अजनबी है, नरेश मेहता का यह पथबंधु है। इन सब में आपको आधुनिकता बोध दिखाई पड़ेगा। अब आप देखें कि कुछ सिद्धांत है यहाँ पर मैंने दे दिया, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा विस्तृत आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पहले भी ये नोट्स दिया जा चुका है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा विस्तृत कराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे होरेस का औचित्य सिद्धांत है, जिनके पास नहीं है वो लिख लें, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। औचित्य सिद्धांत होरेस का, विम्बवाद टी.एस. हुम, डेकार्ट और लॉक दार्शनिक यथार्थवाद, फ्लावर्ट कुत्सित यथार्थवाद, लॉरेंस अंतश्चेतनावादी यथार्थ, फ्रायड फ्राइडियन यथार्थवाद, मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद, प्लेटो का प्रत्ययवाद, अनुकरण सिद्धांत, दैवीय ईश्वरीय प्रेरणा का सिद्धांत, अरस्तु का अनुकृत सिद्धांत, विरेचन सिद्धांत, त्रासदी सिद्धांत, रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत, मूल्य सिद्धांत, काव्यभाषा सिद्धांत, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद, कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत, हीगेल का द्वंद्ववाद। देखिए, इनसे प्रश्न मिलाने वाले आते हैं। ध्यान दीजिएगा कि किसके प्रवर्तक कौन है। कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, जॉर्ज लुकाच का महान यथार्थवाद, स्केलोवस्की का अजनबीपन, टी.एस. इलियट का वस्तुनिष्ठ समीकरण, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, संवेदनशीलता का साहचर्य, परंपरा की परिकल्पना, व्यक्त प्रज्ञा का सिद्धांत, ये सब टी.एस. इलियट का है। नॉर्थअप फ्राई का है मिथकीय समीक्षा, वर्ड्सवर्थ का स्वच्छंदतावाद, काव्यभाषा सिद्धांत, क्लिंच ब्रुक्स का अंतर्विरोध, वादलेयर का प्रतीकवाद, डी सस्योर का संरचनावाद, जैक देरिदा का विखंडनवाद, उत्तर संरचनावाद, क्लिंट ब्रुक्स का विडंबना और विसंगति, अंतर्विरोध। यहाँ पर अंतर्विरोध है 19 नंबर पे, लेकिन यहाँ एक साथ फिर लिख दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। रॉबर्ट्स पेन वारेन का विरोधाभास, पेन का साहित्य का समाजशास्त्र, कार्बे एवं फ्लावेयर का यथार्थवाद, एमिली जोला का प्राकृतिक रूपी यथार्थवाद, एलन टेट का तनाव, विलियम एम्सन का अनर्थकता। तो इस तरीके से इनके सिद्धांत कौन कौन से हैं मैंने दे दिया है। इस पर आधारित प्रश्न मिलाने वाले आते हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। उत्तर आधुनिकतावाद की कुछ प्रमुख घोषणाएं हैं, जैसे विचार का अंत डैनियल वेल का है, मनुष्य की मृत्यु जॉक देरिदा, लेखक की मृत्यु। देखिए, दोनों अलग अलग है और लोग अक्सर इसमें भ्रमित होते हैं। लेखक का मृत्यु जॉक देरिदा और मनुष्य का मृत्यु जॉक देरिदा, लेखक का मृत्यु रोला बार्थ। इन दोनों को आप ध्यान रखिएगा, अक्सर परीक्षा में अगर प्रश्न आता है तो इस पर लोग गलत करते हैं। लेखक का अंत लॉयन ट्रिलिंग, उपन्यास का अंत टी.एस. इलियट, परंपरागत शैलियों की मरती हुई विधाएं एडमंड विल्सन। कला के लिए जो आंदोलन है, इसका प्रवर्तन करने वाले लेखकों में एमर्सन, एलन पॉप, जेम्स हिटलर, ऑस्कर वाइल्ड, वाल्टर पेपर, कार्लाइल, एडमंड गूंज, मदाम एस्टाल, वादलेयर,
थियोफिल गोतिये, स्टाफेन मला में, तो ये सारे लोग कला के लिए आंदोलन का प्रवर्तन के लेखक हैं। होरेस की प्रमुख रचनाएं हैं जैसे स्टायर, आर्स पोइथिका, इपोड्स, ओड्स और एपिस्टल्स। होरेस का मानना था कि काव्य को नीरस नहीं होना चाहिए। उनके अनुसार काव्य में आनंद और शिक्षा दोनों का योग अवश्य है। वह अपनी कविता में सशक्त अभिव्यक्ति के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने समकालीन समीक्षाओं का विरोध किया है। बाकी जो भाग 2 आपको मिलेगा, यहाँ से हम लोग कल शुरू करेंगे। 55 मिनट का लेक्चर हो गया है। रूपवाद, जिसे फॉर्मेलिज्म अंग्रेजी में कहा जाता है, यह रूसी रूपवाद है क्योंकि रूस में प्रारंभ हुआ था। तो इसकी चर्चा, रूपवाद है, संत्रास है, यहाँ पर इसकी चर्चा हम लोग कल के वीडियो में करेंगे। विपथन है तो कल के वीडियो में यानी दूसरे भाग में करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो इस दिए गए नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके आप टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और हमारा यूजीसी नेट का जो नया बैच होगा वो परीक्षा के तुरंत बाद प्रारंभ होगा। कई लोग फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो ध्यान दें कि जो नया बैच होगा वो परीक्षा के तुरंत बाद प्रारंभ हो जाएगा। आप लोगों ने अंत तक समय दिया, वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।